नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को जाहिल तो समझते ही हैं, मूर्ख भी समझते हैं और जानते हैं कि वो भावनाओं में बहकर किस तरीके से ऐसे फैसले ले लेती है जिसमें वो अपनी ही जिस डाल पे बैठी होती है वही डाल काट देती है। आज हम इस चीज को बार बार देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़ों का हक मार देते हैं, दलितों की बात करते हैं तो दलितों का हक मार देते हैं, किसानों की बात करते हैं तो किसानों का हक मार देते हैं और जवानों की बात करते हैं तो जवानों का हक मार देते हैं, युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं का हक मार देते हैं और लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों की आबरू लुटवा देते हैं। हालात ये हैं, वो जिसकी बात कर दें ये समझ लीजिए वो खत्म होने वाला है। वो संसद आए थे और संसद पे के चौखट पर उन्होंने शीश नवाया था। उस संसद से लोकतंत्र खत्म कर दिया। जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण स्थितियां करी वो सामने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुलाम बना लिया और इस देश में राज सिर्फ चल रहा है तो कारपोरेट का, अदानी का और अंबानी का और चंद नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपतियों का। तो जब यह सत्ता चल रही है उस दौर में बहुत कुछ देखने को मिलता है। राहुल गांधी इन सारे मुद्दों को बार बार उठाते रहते हैं। राहुल गांधी ने उठाया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने खुद को मुख्यमंत्री बनने के बाद में खुद ही 1 जनवरी 2002 को अपनी जाति को ओबीसी घोषित कर दिया। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो जातियां ओबीसी घोषित की गई थी उनमें इनकी जाति नहीं थी। उसके बाद इन्होंने उसमें भी अमेंडमेंट करके कर लिया कि हां साहब ये। तो ये सारी चीजें अब सामने आ गई और राहुल गांधी के उठाने के बाद में जितना शोर मचा उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बचाव में जितना जवाब दिया वो उल्टा पड़ गया और कांग्रेस पार्टी ने आज इस पर पूरा स्पष्ट, यानी सबसे बड़ा जो कहता है मैं ओबीसी वही सबसे फर्जी ओबीसी। तो यह तो बात साबित हो गई। अब चूंकि ओबीसी की जनगणना, जो जातिगत जनगणना का विषय राहुल गांधी ने छेड़ दिया है, उससे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस देश के अंदर 50% रिजर्वेशन का कैप लगा। ऐसी स्थिति में उसे हटाकर जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी और उसमें योग्यता का पैमाना तय होता। बीजेपी ने इस चीज को लेकर जब राहुल गांधी लड़ाई लड़ने लगते हैं, खुल के सामने आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को डर। और राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के हक की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें 20 करोड़ रोजगार देने की बात की थी नरेंद्र मोदी सरकार ने और स्थिति यह हुई कि उन्होंने 40 करोड़ रोजगार छीन लिए। तो साहब 20 करोड़ दिए तो नहीं, 40 करोड़ छीन जरूर लिए। इस देश में लाखों लाख पद खत्म कर दिए और जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, परमानेंट नौकरियां मिलती थी, वहां पर ज्यादातर जगह कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां होने लगी। पीएसयूज में 80% भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही, तो संविदा पर भर्ती होगी, नौकरी आपकी चलेगी। इस तरह की दशा कर दी। फिर जिन जिन विभागों में होता था कि आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए रिजर्व होती थी पोस्ट, उन पोस्ट पर भर्तियां खत्म कर दी या ना के बराबर की। हर जगह पद उनके खाली पड़े हुए और इस देश में सिर्फ केंद्र सरकार के 30 लाख पद जो मौजूदा बचे हैं वो भी खाली पड़े हुए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस देश को किस हालत में ला दिया, जब देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दौर में। इस दौर में वो करते क्या है? इस दौर में वो घोषणा करते हैं कि 5 लोगों को इस साल भारत रत्न दिया जाएगा। एक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, वही कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने पिछड़ों को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी के पुरोधाओं ने, जो जनसंघ होती थी उस समय,
उन्होंने उनसे समर्थन वापस ले लिया, उनकी सरकार गिर गई और उसके बाद में उस प्रावधान को कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। तब उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट चले गए और उसे खारिज कराने में लग गए। तो यह स्थिति है, तो उन्हें देते हैं। इसके बाद दूसरा, वो चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, जाट नेता थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। तो जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश और उस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाया गया, जिस तरीके से नूह मेवात में लड़ाया गया, फरीदाबाद में लड़ाया गया और जगह तमाम जगह पे इस तरह से किया गया, यमुनानगर में किया गया और जगह, तो जब इस तरह से आप उनमें लड़ाने का काम करते हैं तो उसे आप खत्म कर देते हैं। किसानों के हक मारने का काम करते हैं, किसानों के जितने हक थे उनको छीनने का काम कर देते हैं, उनकी जल जमीन कब्जा करने का काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान और किसान के ऊपर कारपोरेट को मालिक बनाने का, उनके खेतों का मालिक कारपोरेट को बनाने का, अदानी को बनाने का आप खेल रचते हैं, तो साफ सवाल तो उठता है ना। तो फिर आप उनको सम्मान दे करके वो 750 किसान जो दिल्ली के बॉर्डर की सड़कों पर मरे, उनको आप क्या दें? क्या उसे कंपनसेट कर देंगे या उन्हें समझा लेंगे? चलिए, तो एक तो ये। फिर आप एक घोषणा करते हैं एमएस स्वामीनाथन को। जब आप एमएस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के प्रतीक हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में, लाल बहादुर शास्त्री के साथ में लग करके जिन्होंने काम किया और इस देश में हरित क्रांति आई, अकाल से मुक्ति दिलाने का काम हुआ, जिसके कारण अन्न उत्पादन हुआ, उन्होंने तो यह व्यवस्था की थी कि किसानों को इतना आमदनी का हिस्सा मिले कि उनकी आमदनी डबल हो और उन्हें एमएसपी मिले। उनमें जो कृषक श्रमिक हैं, कृषि के समय, उन्हें भी हक मिलना चाहिए। लेकिन आपने तो उनका हक छीनने का काम किया। जिस तरह का हक छीनने का काम किया, अडानी के हाथ में सब कुछ सौंप देने, अंबानी के हाथ में सब कुछ सौंप देने की साजिश रची, जिसके कारण किसान मरता रहा। वो उसको झूठे वायदे दिए गए। स्वामीनाथन रिपोर्ट आपने लागू नहीं की और वो आज तक उस रिपोर्ट की मांग हो रही है। तो साहब, उनके ऊपर उल्टा बोझ बढ़ गया। आपने कहा था 2022 में उनकी आमदनी किसानों की डबल हो जाएगी, वो तो डबल नहीं हुई, लेकिन उनकी लागत जरूर 4 गुना हो गई। तो यह दशा आपने कर दी है। फिर स्वामीनाथन जी को आप यह पुरस्कार दे करके क्या दिखाना चाहते? इसके बाद में आपने एक घोषणा की लाल कृष्ण आडवाणी की। ये वही लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्होंने इस देश का गंगा जमुनी संस्कृति को खत्म किया था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे फसाद करवाए थे, जिन्होंने रथ यात्रा निकाल करके किस तरीके से विध्वंसक स्थितियां बनाई थी और हजारों हजार लोगों को मौत के मुंह में, निर्दोष लोग मौत के मुंह में चले गए थे दंगे फसाद के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण। मस्जिद ढहाई गई, उस तरह की घटनाएं होती हैं और उसके बाद में उस व्यक्ति को जो इतनी मौतों का जिम्मेदार हो, उसे आप देते हैं। तो आप किसका भला कर रहे हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उन असंतुष्टों को आप मना लेंगे जो आडवाणी टीम के हिस्सा थे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कोई और बहुत बड़ा फायदा नहीं। इसके बाद क्योंकि उन्हें आपने कुछ दिया नहीं, उल्टा उपेक्षित किया, यह दे करके आप उनको कोई सुख नहीं दे रहे, सिर्फ मरने की स्थिति में छोड़ दे रहे। इसके बाद में फिर आपने जो घोषणा की, वो घोषणा की नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव कौन? जिन्हें कांग्रेस ने एमएलए बनाया, कांग्रेस ने एमपी बनाया, कांग्रेस ने मंत्री बनाया, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री बनाया तमाम विभागों में, और कांग्रेस ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। वो जन्म से कांग्रेसी थे, मरे भी तो कांग्रेसी। वैसे ही जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म से कांग्रेसी थे और मरे भी कांग्रेसी, और वो आपका सदैव आपकी नीतियों का विरोध करते रहे, जिनको गिराने की आप साजिशें करते रहे। और उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने इतनी बड़ी प्रतिमा लगवा दी, उस प्रतिमा से क्या पटेल समुदाय को इंसाफ मिला है?
नहीं मिला है। उस समुदाय के तमाम सारे लोग आज भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम मांग उठा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देना चाहते। उस समुदाय के लोग तमाम जगह परेशान हैं, आप नहीं दे रहे। तो यह स्थिति है। इसके बाद में इसी तरीके से जब आप नरसिम्हा राव को देते हैं तो वास्तव में आप आंध्र प्रदेश में जहां आपका कोई आधार नहीं बचा है, वहां पर आप एक आधार बनाने के उनके जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? नरसिम्हा राव के ऊपर यही आरोप था कि मंदिर निर्माण के दौरान उन्होंने की जो मांग चल रही थी, तमाम आंदोलन चल रहे थे, उस दौरान अराजक भीड़ को रोकने का काम उनका था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे और मस्जिद गिरने दी, और उन्होंने जिस तरीके से किया उसके लिए माफी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस से मुसलमान छिटक गया यह सोचकर कि कांग्रेस गलत, जबकि ऐसे कुछ लोगों की गलती कारण और उस कारण से दंगे फसाद हुए, सब कुछ हुआ। तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन? तो ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव एक अच्छे व्यक्ति होने के बाद भी बहुत अच्छे व्यक्ति तो नहीं कहे जा सकते, भारत रत्न तो नहीं हो सकते। तो भारत रत्न के हिसाब से आपने क्या किया? और यदि इनको भारत रत्न दे देंगे तो इनके समुदाय को क्या लाभ हो जाएगा? क्या राव समुदाय को वहां कोई लाभ हो जाएगा, या पटेल समुदाय को हो जाएगा, या पिछड़ों को कोई लाभ हो जाएगा, या जाटों को? हरियाणा के जाट जाने कब से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में दिया गया था, आपने उसे निरस्त कराने की पूरी साजिश रची, और वो साजिश रच के आपने कैसे उसे निरस्त करवाया? तो साहब ये है, आप जो कहते हैं वही नहीं करते। बिल्किस बानो, आप उस दिन जब 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे लाल किले से, तब कह रहे थे महिला सम्मान और सबकी, और दूसरी तरफ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़ा जा रहा था, सजा माफ की जा रही। तो यह स्थिति है। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोबारा जेल भेज दिया तो आपने क्या किया? आप उनको वापस लाने के लिए आपने हाई कोर्ट पे दबाव डाला, और किस तरीके से आपने यह साजिश रची कि वो लोग छूट जाए, और 15 दिन में ही उनकी जमानत करवा दी। यह भी एक सत्य है। जिस तरीके से युवा बेरोजगारी का शिकार है, तमाम तरह की स्थितियां हैं, यह देश 10 साल के अन्याय को देख रहा है, भ्रष्टाचार को देख रहा है, जो बुरी स्थितियां हैं उनका कौन जवाब देगा? आप श्वेत पत्र में वह झूठ बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ, रेलगेट, कोयला और कॉमनवेल्थ, सब कुछ जो भी आप बोलते हैं, 2G, उन सब में क्लीन चिट या कोर्ट से उसमें बरी हो जाने का काम आप ही की सरकार में। वो सरकार तो कार्रवाई कर, लेकिन जो आपने अंधेरे में ढकेला इस देश को, 10 साल अन्याय के काल हैं, उसका जवाब कौन देगा? सवाल बहुत सारे हैं। ऐसी स्थिति में आपके इन पुरस्कारों से किसी का भला नहीं होने वाला है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, श्रमिकों को भी इंसाफ मिले, किसानों को भी इंसाफ मिले, युवाओं को भी इंसाफ मिले, और इंसाफ मिलना चाहिए इस देश के तमाम सामाजिक लोगों को। आपने हल्द्वानी में जो किया है वह अपने आप में दुखद है। किस तरीके से मस्जिद तोड़ी गई, जिस तरीके से दरगाह तोड़ी गई, जिस तरीके से तमाम सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पे, मुस्लिम समुदाय के लोगों पे को बुलडोज किया गया, वह एक अराजकता का प्रतीक है। और आप वही कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। तो आप इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं और उसमें अपनी एक क्रोनोलॉजी चलाते हैं और क्रिमिनल एक्ट करते हैं। इस देश के तमाम नेताओं को, तमाम विधायकों को खरीद करके आप सोचते हैं कि आप देश बना रहे हैं। वास्तव में आप इस देश की पूरी संरचना को खराब कर रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल में युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों पर हुए अन्याय से जुड़ा ब्लैक पेपर जारी किया है। मोदी जी के झूठ, जुमलों और फरेब का पर्दाफाश करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर रिलीज किया। चुनावी मंच से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया जिस तरह से देश और जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर गुमराह करते आ रहे हैं, ऐसे दौर में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्लैक पेपर के जरिए कांग्रेस गांव, गली, शहर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर
लोगों को भाजपा के झूठ का सच बताएगी, भाजपा की काली नीयत और नीति से अवगत कराएगी, भाजपा के कथनी और करनी का फर्क समझाएगी। सबसे पहले बात आर्थिक अन्याय की होगी। मोदी सरकार का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल भयंकर बेरोजगारी, नोटबंदी और खामियों से रही जीएसटी जैसी आर्थिक आपदाओं के लिए याद किया जाएगा। मोदी सरकार ने केवल अमीर और गरीब के बीच विभाजन को बढ़ाया है, लाखों किसानों और हर दिन कमाने खाने वाले श्रमिकों के भविष्य को बर्बाद किया है। बेरोजगारी इतनी कि उसने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर घंटे 2 बेरोजगार को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। महंगाई इतनी कि आम जरूरत के सामान, रोटी, कपड़ा, मंजन के दाम आसमान छू रहे हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी मोदी सरकार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर देश से पैसा वसूलती रही। अन्याय काल में सबसे ज्यादा अन्याय किसानों के साथ हुआ। एमएसपी पर किसानों को धोखा देकर अपने पूंजीपति मित्रों को समृद्ध करने के लिए संसद में 3 कृषि कानून पास कराया गया। अचानक लॉकडाउन लगाकर मजदूरों को बेघर और बेरोजगार किया गया। 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हफ्तों तक हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर हुए। मुसीबत की इस घड़ी में उनका सहारा मनरेगा बना। अर्थव्यवस्था के हर रणनीतिक क्षेत्र में अपने मित्रों को आगे बढ़ाने की सुविधा मोदी सरकार ने प्रदान की। ओवर इनवॉइसिंग कर बिजली का पैसा अपने मित्रों के खाते में पहुंचाया। इस मामले में सेबी, ईडी, सीबीआई हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब बात सामाजिक अन्याय की। मोदी सरकार में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घोर भेदभाव हुआ। भाजपा की नफरत, ध्रुवीकरण और विभाजन की राजनीति ने देश के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2013 की तुलना में 2022 में एससी और एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध 48% बढ़ गए। ओबीसी समाज की जनगणना कराने से इनकार कर मोदी सरकार ने उन लोगों का अपमान किया जिन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। मोदी काल में सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार महिलाएं हुई। 2022 में कुल 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। बिल्किस बानो मामले से लेकर महिला पहलवानों तक, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह तक भाजपा हर जगह बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी नजर आई। भाजपा नेताओं ने पूरे भारत में जाति और धार्मिक आधार पर खुलेआम नफरत और हिंसा फैलाई। उनके मंत्रियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया और मॉब लिंचिंग के दोषियों को माला पहनाया। मणिपुर 9 महीनों से जलता रहा। भाजपा सीएम वहां नफरत फैलाते रहे और पीएम मोदी खामोश रहे। और अब बात राजनीतिक अन्याय की। चीन ने हमारी सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोदी सरकार चुप रही। अग्निपथ जैसी योजना लाकर सेना को कमजोर किया और हमारे युवा देशभक्तों का मनोबल गिराया गया। 10 सालों में भाजपा की बहादुरी केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने, मीडिया, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म करने में दिखाई दी। देश की सभी संस्थाएं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, आरबीआई, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। अन्याय काल में सभी तरह के चेक एंड बैलेंस को कमजोर कर संस्थाओं को रबर स्टैंप बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में विपक्षी दलों की सरकारें जिस तरह गिराई गईं, वो सबने देखा। धन बल का दुरुपयोग कर विधायकों को पक्ष बदलने पर मजबूर किया गया। 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामले 5 गुना बढ़ गए, जिसमें 95% कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई। इसे ग्राफ के जरिए नंबर और परसेंटेज में भी आप समझ सकते हैं। मोदी काल में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जमकर समझौता हुआ। 4 साल तक मोदी सरकार ने अपनी DDLJ यानी डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई कर भारतीय सीमा से जुड़ी सबसे बड़ी नाकामी को कवर करने की कोशिश की। न कोई घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है, यह कहकर मोदी जी ने गलवान में शहीद हुए हमारे सैनिकों का अपमान किया। आज भी प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में तनाव बढ़ने दिया, जिसके कारण मणिपुर में अब तक 35,000 लोग बेघर हो गए। 1700 घर जला दिए गए, 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 1100 से ज्यादा लोग जारी हिंसा में घायल हुए। यह सब भाजपा की तानाशाही और डबल इंजन सरकारों के मनमानी का नतीजा है। अब यह ब्लैक पेपर भाजपा के कुकर्मों का काला चिट्ठा खोलेगा, मोदी सरकार के 10 सालों के अन्याय की पोल खोलेगा। यही वजह है कि आज देश बिलख रहा है, बड़ी बुरी स्थिति।